प्यारे बच्चों, हम आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज 1D मोशन। अब देखो, रेस्ट और मोशन ये सब बचपन में भी आपने पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड 9th वगैरह में आपने पढ़ा है। कुछ क्रिटिकल बातें हम यहाँ पे देखेंगे। एक वो चीज़ें तो हम रिवाइज़ करेंगे ही जो आपने बचपन में पढ़ा था, साथ ही साथ कुछ हाई लेवल चीज़ें भी हमें पढ़नी हैं इस चैप्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है मोशन? सिंपल डेफिनेशन तो यही कहती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में, ठीक है। पर डियर स्टूडेंट्स, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि चाहे रेस्ट हो या मोशन हो, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ना कि एब्सोल्यूट टर्म्स, है ना। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर relative terms and not absolute terms, है ना। क्या मतलब है इसका, आओ समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लो एक कार है, ये कार एक मोशन में है और आगे बढ़ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मान लो कार के अंदर दो लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। एक गीता और दूसरी बबीता, ठीक है। और ये दोनों अंदर बैठी हैं और बाहर में हमारे जो है बापू खड़े हैं, बापू, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, गीता को बबीता किस पे दिख रही होगी? यानी गीता जब बबीता को देख रही होगी तो गीता को बबीता किस में दिख रही होगी? रेस्ट में दिख रही होगी। पर बापू को बबीता किस में दिख रही होगी? मोशन में दिख रही होगी। तो बापू को बबीता दिख रही होगी मोशन में, पर गीता को बबीता किस में दिख रही होगी? रेस्ट में, ठीक है। यानी वही बबीता अगर ग्राउंड से देखा जाए तो मोशन में दिख रही है, और वही बबीता को जब गीता देख रही है अंदर से, कार के अंदर बैठ के, तो उसको वो रेस्ट पे दिख रही है। यानी पता ये चला कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। वही बबीता एक ही टाइम पर रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है, बस डिपेंड करता है कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। वही बबीता गीता को रेस्ट पे दिख रही है और वही बबीता बापू को मोशन में दिख रही है। तो यानी कि एक ही वक्त पे बबीता रेस्ट और मोशन दोनों में है। यानी पता चला कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे मान लो कि गीता और बबीता अर्थ पे खड़ी हैं, ठीक है। तो ये हमारी गीता है और ये बबीता है और दोनों अर्थ पे खड़ी हैं, ठीक है। और बापू को हमने स्पेस में भेज दिया, ठीक है। ये तो ये हमारे बापू हैं, बापू स्पेस में, ठीक है, बापू। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, गीता को बबीता किस में दिख रही होगी? रेस्ट पे दिख रही होगी। पर बापू को ये दोनों किस में दिख रहे होंगे? बापू को ये दोनों मोशन में दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है। वैसे तो हमें पता है कि अर्थ ना सिर्फ रोटेट कर रहा है बल्कि रिवॉल्व भी कर रहा है, सन के चारों तरफ घूम रहा है। हमें ये भी पता है कि जो हमारा सन है सन भी हमारा रेस्ट पे नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हमारा सन भी, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर पे एक बड़ा सा ब्लैक होल है और हमारा सन उस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। यानी हमारा सन भी रिवॉल्व कर रहा है अलॉन्ग विद द प्लैनेट्स। हमें ये भी पता है डियर स्टूडेंट्स कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है हमारा, वो एक्सपैंड कर रहा है, डियर स्टूडेंट्स, और एक बहुत ही फास्ट रेट से वो एक्सपैंड कर रहा है। यानी सारे प्लैनेट, सारे स्टार्स, ये सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो
पता ये चला कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रेस्ट पे है। पूरे यूनिवर्स में जितने प्लैनेट्स हैं सब घूम रहे हैं, सारे स्टार्स घूम रहे हैं, सब कुछ रोटेट भी हो रहा है, सब कुछ रिवॉल्व भी हो रहा है। इवन ब्लैक होल्स भी रेस्ट पे नहीं है, ब्लैक होल्स भी घूम रहे हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर में। तो कहने का मतलब ये है कि नथिंग इन आवर यूनिवर्स इज़ एट एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन मोशन। तो यानी कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे अपने सामने एक चेयर रखी हुई दिख रही है जो कि रेस्ट पे है, तो वो मेरे रिस्पेक्ट पे तो रेस्ट पे है, पर अगर किसी बंदे को हम मून पे भेज दें तो उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में आ जाएगी। नथिंग इज़ एब्सोल्युटली एट रेस्ट, ना ही नथिंग इज़ एब्सोल्युटली इन मोशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो जब भी हम बोलते हैं कोई बॉडी मोशन में है तो हम एक फ्रेम डिफ़ाइन करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफ़ाइन करते हैं कि किस आधार पे हम बोल रहे हैं कि वो रेस्ट पे है और किस आधार पे हम बोल रहे हैं कि वो मोशन में। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये पॉइंट जो है आप कॉपी डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने बॉक्स के अंदर, ये पॉइंट आप कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, पॉज करें वीडियो और ये पॉइंट कॉपी डाउन कर लें। हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और हम अब डिफ़ाइन करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो ये उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी पढ़ लें, और फिर मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो क्या है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ framework that is used for the observation and mathematical description of physical phenomena and the formulation of physical laws, usually consisting of an observer। तो इसके अंदर क्या होता है? usually consisting of an observer, a coordinate system and a clock। तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है जिसके थ्रू हम जो भी फिजिकल फिनोमिना नेचर में हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जर्वर होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और तीसरा एक क्लॉक होता है। क्लॉक का क्या यूज़ है? आगे लिखा है उसने कि क्लॉक का काम है असाइनिंग टाइम्स एट पोजिशंस विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी हमें टाइम देखना होगा कि भाई टाइम बीत रहा है ना। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर होता है। इस ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक होती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच होती है, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होता है। तो मान लो ये तीन एक्सिस हो गई हमारी, एक्स, वाई और जेड इधर बना देता हूँ मैं, ये अटैच्ड है उसके ऊपर। और ये ऑब्जर्वर चीज़ों को देख रहा है। मान लो एक पार्टिकल को देख रहा है, तो पार्टिकल हमारा यहाँ कहीं तो हमारा पार्टिकल है, इसको वो ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसकी पोजीशन वो डिफ़ाइन कर सकता है। उसके पास घड़ी भी है, उसके पास क्लॉक भी है, तो वो देख सकता है कि टाइम के साथ इस पार्टिकल की पोजीशन में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन कॉपी डाउन भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और हम डिफाइन करेंगे रेस्ट और मोशन को। तो आओ देखते हैं व्हाट इज़ रेस्ट। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, an object is said to be at rest when it does not change its position. It does not change its position with respect to time, with respect to, ये शॉर्टकट है, with respect to time. So when an object does not change its position with respect to time in a given frame of reference, ये भी बोलना ज़रूरी है, in a given frame of reference, है ना, then the object is said to be at rest। तो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही हिसाब से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है ना।
तो यहाँ पे एक टाइम वाला भी टर्म आ गया है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला भी टर्म आ गया है, ठीक है। और इसी तरह से मोशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time in a given frame of reference, then the object is said to be in motion। यानी यहाँ भी टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए एक गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में, ठीक है। तो ये तो हो गई बात रेस्ट और मोशन की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ज़रा टाइप्स ऑफ मोशन के अलग अलग टाइप्स भी हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें कि पहला टाइप जो हम देख रहे हैं वो है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन के दो टाइप है डियर स्टूडेंट्स, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। तो क्या है रेक्टिलिनियर मोशन, क्या है कर्वीलिनियर मोशन, वो हम समझ लेते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर दे तो हम बोलेंगे कि उसका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, है ना। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पे था और बाद में वो पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ चला गया, ए से बी चला गया, यानी उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ या ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन मोशन के दो टाइप हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा कर्वीलिनियर मोशन। यानी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अलग अलग पाथ्स के थ्रू जा सकता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट पाथ के थ्रू गया तो इसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट पाथ से नहीं गया, वो पाथ कैसा भी हो सकता है, कुछ भी कर्व्ड पाथ के थ्रू गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, या इस तरह से ऐसा गया, कैसा भी कर्व्ड पाथ रहने दो, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो जो मोशन यानी जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट पाथ में जाए तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, और जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कर्व्ड पाथ से जाए, वो कर्व्ड पाथ कैसा भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया हो। और अब हम अगले टाइप के ऊपर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। डायमेंशन के आधार पे मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। तो ये क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हम देख रहे हैं 1D मोशन। 1D मोशन हम देख रहे हैं पहले तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया था, मैं वापस लेके आ रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमको क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। अब बेसिकली दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम फेमस हैं डियर स्टूडेंट्स। तो दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो फेमस है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम जब बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसके दो टाइप हैं। तो एक को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो काफ़ी मशहूर है और इसमें क्या होता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, यानी एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, किसी को भी एक्स बोल सकते हैं, किसी को भी वाई बोल सकते हैं और किसी को भी हम जेड बोल सकते हैं, ठीक है। और ये 3 एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और इन्हीं के आधार पे, इन तीनों एक्सिस के आधार पे हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं और जब वो मूव होता है तो फिर उसी हिसाब से हम ये तीनों एक्सिस की मदद से कोऑर्डिनेट्स उसके डिफाइन करते हैं, ठीक है। पता लगाते हैं कि उसकी पोजीशन में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये थोड़ा कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बस बता देता हूँ आपको मैं। ये यूज़ तो नहीं करेंगे हम, लेकिन बस थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे भी एक्सिस होती हैं, ठीक है। तो इसका नाम मान लो मैं एक्स दे देता हूँ, इसका वाई दे देता हूँ। और यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली कि कहीं पर भी अगर पार्टिकल मौजूद है, मान लो पार्टिकल यहाँ मौजूद है, ये पार्टिकल है मान लो, तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, और वहाँ से इस पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके दूरी देखी जाती है जिसको आर बोल दिया जाता है। और किसी भी एक एक्सिस से उसका एंगल लिया जाता है थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, बोला जाता है आर कॉमा थीटा इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और अगर यही ऊपर वाले फ्रेम में अगर देखें तो हम पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की मदद से डिफाइन करते हैं। तो ऊपर वाले फ्रेम में यानी कार्टेशियन फ्रेम में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की मदद से हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं पार्टिकल की। और नीचे वाले फ्रेम में यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आर कॉमा थीटा से किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं, यानी एंगल की भी मदद वहाँ पे लेते हैं, तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो हम बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज़ करेंगे, 3 एक्सिस वाला हमारा। तो उसी की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब 1D मोशन की हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं पहले तो एक्सिस बना देता हूँ हमारी 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो सपोज हमारी 3 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो किसी भी मोशन को हम 1D मोशन कब बोलेंगे, कि जब भी कोई पार्टिकल 3 में से किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हो, यानी या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हो, पैरेलल बोलो या अलोंग बोलो, या वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हो या जेड एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हो। 3 में से किसी भी एक एक्सिस के अगर पैरेलल मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 3 में से एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा सिर्फ, ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स changes with time, changes with time। तो ये बात आपको समझ में आई डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे कि मान लो पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, उसका सिर्फ इस केस में उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, है ना। और वही डियर स्टूडेंट्स अगर पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रहा है तो उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। सिमिलरली अगर वो पार्टिकल जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसका सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। तो वही मैंने लिखा है कि ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम। इन विच काइंड ऑफ मोशन, इन 1D मोशन, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स और अब हम देखेंगे 2D मोशन देखेंगे हम। तो लेट्स सी कि 2D मोशन में क्या होता है। 2D, तो यहाँ पे भी फिर से हम अपनी 3 एक्सिस लेंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अब देखो 2D मोशन में क्या होता है कि 3 प्लेन्स के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। हमको पता है 3 टाइप के प्लेन्स होते हैं, है ना, इनके नाम भी हमने दिए हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना, इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन और इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। तो ये 3 प्लेन्स हैं हमारे पास। तो जब भी पार्टिकल किसी एक प्लेन पे मूव करेगा, किसी भी एक प्लेन पे मूव करेगा तो उसके मोशन को हम 2D मोशन बोलेंगे। यानी मान लो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, या इस तरह से मूव कर रहा है,
तो ये दोनों पार्टिकल्स किस प्लेन पे मूव कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहे हैं, है ना। या ये नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला पार्टिकल मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये एक्स जेड प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा ये कि 2D मोशन में हम बोल सकते हैं कि ओनली 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, है ना। 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो डियर स्टूडेंट्स। कि जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन वाले एग्जांपल्स को हम लेते हैं, जैसे मान लो ये पार्टिकल इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये जो 2 पार्टिकल्स मैंने यहाँ शो किए हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। नीचे जो भी पार्टिकल मूव करेगा उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स, है ना। मान लो एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो इसके कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स। यानी 3 में से 2 ही कोऑर्डिनेट्स एक बार में चेंज होंगे, तो उसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे, 2D मोशन, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। पहले 1D मोशन का एग्जांपल देता हूँ। तो 1D मोशन के एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, 1D मोशन में जैसे कि कोई कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसको हम 1D मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। या सपोज डियर स्टूडेंट्स लिफ्ट से कोई बंदा बटन दबा के ऊपर जा रहा है, तो वो प्योरली वाई एक्सिस के पैरेलल मोशन हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, एक 1D मोशन होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए 1D मोशन के, यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो वो 1D मोशन हो गया। 2D का एग्जांपल ले लेते हैं। 2D के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मोशन इज़ कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेन, है ना। यहाँ पे मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूँ कि 2D मोशन में मोशन इज़ कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेन। यहाँ पे मोशन एक पर्टिकुलर प्लेन पे कन्फाइंड होता है ना। तो जैसे कि मान लो डिस्टेंस कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में कोई भी एक तुम गोटी ले लो, जो स्ट्राइकर ले लो, ये सभी एक पर्टिकुलर प्लेन पे यानी एक्स जेड प्लेन पे ही मूव करते रहते हैं। हाँ, अब मैं वो केस नहीं ले रहा कि ज़ोर से मार दिया, उछल के बोर्ड के बाहर चला गया वो स्ट्राइकर, वो नहीं बोल रहा मैं, जनरल केस की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे वो मोशन कैसा होगा, 2D मोशन होगा। मान लो ग्राउंड के ऊपर एक चींटी चल रही है, तो चींटी तो एक्स जेड प्लेन पे चल रही है, ग्राउंड पे चल रही है ना, तो उसके सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट, तो वो भी एक 2D मोशन है। तो दीज आर सम डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ 2D मोशन। या मान लो दीवार के ऊपर एक छिपकली चल रही है, लिजर्ड, तो दीवार के ऊपर अगर कोई लिजर्ड चल रही है, तो दीवार या तो एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जेड प्लेन होगा दीवार, तो उसका मोशन उस पर्टिकुलर प्लेन पे ही कन्फाइंड है। हाँ, अगर वो जंप मार देगी दीवार से, तब फिर उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, तब वो 3D मोशन हो जाएगा। लेकिन जब तक वो एक पर्टिकुलर दीवार पे ही चल रही है चिपक के, तब तक उसका मोशन 2D मोशन ही होगा, है ना। तो ये एक चीज़ है। तो उम्मीद है कि ये 2D मोशन भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेंगे 3D मोशन की। तो हम 3D मोशन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब 3D में क्या होता है, 3D में फिर से हम 3 एक्सिस लेंगे, और इस बार क्या होगा, ये देखो एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस हमने लिया, और इस बार क्या होगा कि पार्टिकल स्पेस में मूव करेगा। अब वो यहाँ दिखाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा एक प्लेन है ना, यहाँ पे तो हम 3D मोशन थोड़ा मुश्किल है दिखाना। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि 3D मोशन में क्या होता है कि ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम। तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स समय के साथ चेंज होंगे। तो समझो कि वो मोशन कैसा मोशन है, 3D मोशन है। और यहाँ पे मोशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर प्लेन। यहाँ पे मोशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी प्लेन। मोशन कहाँ पे हो रहा है, स्पेस में हो रहा है। मोशन टेक्स प्लेस इन अ स्पेस, ठीक है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर प्लेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है ना, काइट है हमारे पास ना, पतंग उड़ा रहे हैं हम, चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया जब उड़ रही है तो चिड़िया किसी पर्टिकुलर प्लेन पे कन्फाइंड है क्या, नहीं, कोई पर्टिकुलर प्लेन पे कन्फाइंड नहीं है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं समय के साथ।
तो इस तरह की ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं 3D मोशन के, जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ डियर स्टूडेंट्स कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, 1D 2D या 3D? जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं सपोज़ एक धागे में पत्थर बांधा, मैंने एक धागे के अंदर पत्थर बांधा और उसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, इस तरह से ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो ये कौन सा मोशन होगा, 1D 2D या 3D? ये जो पत्थर का मोशन है, ये जो पत्थर है हमारा, इसका मोशन 1D होगा, 2D होगा या 3D होगा? तो इसका सही जवाब ये है कि इसका मोशन 2D मोशन होगा। क्यों 2D मोशन होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेन पे वो कन्फाइंड है। जैसे कि मैं आपको प्लेन दिखा भी सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो, कि अगर मान लो ये हमारी 3 एक्सिस है, तो समझो कि जब हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन इस पर्टिकुलर प्लेन पे कन्फाइंड है ना डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि वो जो पत्थर घूम रहा है तो वो इसी प्लेन पे घूम रहा है ना, यानी कि उसके सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। जैसे ये कौन सा प्लेन है, ये XZ प्लेन है, तो उसके इस पत्थर के सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होंगे, X कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट। ये इस तरह से घूम रहा है, ये पत्थर इस तरह से घूम रहा है, तो इसका मोशन एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही कन्फाइंड है और इसके 3 में से सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। मान लो मैं इसको यहाँ घुमाता हूँ, इस तरह घुमाता हूँ, मान लो ऐसा घुमाता हूँ इसको, तो भी तो डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल प्लेन पे भी घुमाएंगे तो भी तो इसके सिर्फ इस पत्थर के तो सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका मोशन इज़ कन्फाइंड टू द XY प्लेन और फिर से सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। यानी हम एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हम एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं जिस प्लेन पे वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। यानी सर्कुलर मोशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ 2 डिमेंशनल मोशन, जहाँ पे सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के चेंज होते हैं समय के साथ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन में एक फिक्स्ड एक्सिस होती है और उस फिक्स्ड एक्सिस के ही अबाउट जो भी बॉडी होती है वो उसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इस तरह से गोल गोल घूमती है। जैसे पंखा, फ़ैन का मोशन कैसा है, वहाँ पे एक्सिस फिक्स है और उस फिक्स एक्सिस के अबाउट वो बॉडी घूम रही होती है गोल गोल, तो उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, है ना। अभी ये रोटेशनल मोशन के बारे में हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर ही है इसके ऊपर, रोटेशनल मोशन के ऊपर। इवन सर्कुलर मोशन जो है इसके ऊपर भी हमारा अलग से एक चैप्टर ही है। और सर्कुलर मोशन तो आपको पता ही है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के लॉन्ग घूमता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस के लॉन्ग घूमता है तो उसी को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और फिर तीसरा हमारा है ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। ये भी आपको पता है, टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, जैसे सिंपल पेंडुलम वगैरह हो गया। तो पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, यानी एक मीन पोजीशन होती है, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, और इसी के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है, यानी आगे पीछे या ऊपर नीचे, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है ना। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि मान लो डियर स्टूडेंट्स स्प्रिंग में एक मैंने मास लटका दिया, उसको खींच के छोड़ दो तो वो भी वाइब्रेट करेगा, यानी ऑसिलेट करेगा। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स पानी के ऊपर मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको मैंने प्रेस करके छोड़ दिया तो वो पानी के ऊपर, या मग है ना, मग को बाल्टी में पानी ले लो, उसके ऊपर मग रखो और मग को प्रेस करके छोड़ दो तो वो मग ऊपर नीचे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, यानी वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। तो उम्मीद है कि ये रोटेशनल, सर्कुलर और वाइब्रेशनल मोशन आपको समझ में आ गया होगा। ऑसिलेशन भी एक अलग से चैप्टर है जहाँ पे डिटेल में हमको ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली 1D मोशन की। इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, मोस्टली हम बात करेंगे 1D मोशन की, ठीक है। और यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन की यहाँ पे बात होगी, स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात होगी, ठीक है। तो वही हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है ये सारे टाइप्स ऑफ मोशन भी आपको समझ में आ गए होंगे। अभी जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला जो लेक्चर है हमारा, उस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बचपन वाले कॉन्सेप्ट्स, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस भी हम करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड और डिस्टेंस,
के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर जाके हम निकालना सीखेंगे एवरेज स्पीड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए हम इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।